नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट क्लासेज 9166 पर। दोस्तों, अब तक हमने सिकंदर के बारे में बात की थी और घनानंद का वंश अब तक चल रहा था, लेकिन अब आज जो हम बात करेंगे, आज इस पर एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में नए नए शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे शासकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश में हमने इतनी बात कर चुके थे कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो घनानंद की हत्या कर देते हैं, लेकिन हमने ये कहानी छोड़कर एक कहानी आपको बताई थी कि इसी समय घनानंद के टाइम पर सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। तो इसके बारे में आज और बात करेंगे हम, क्या क्या हुआ था मौर्य वंश में। हम देखते हैं जिस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, तो एक प्रश्न यहीं से बनता है कि उस समय भारत पर किसका शासन था। तो उस समय हम बात करें, मैंने बताया था घनानंद। क्या नाम बताया था मैंने? घनानंद। जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और कुछ उत्तर के क्षेत्रों में आक्रमण करता है, तो उस समय घनानंद का शासन था। घनानंद जिस समय सिकंदर भारत आया था, लगभग 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। लेकिन जब वो सिकंदर भारत से वापस गया तो उस समय किसका शासन था? तो उस समय मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक युद्ध चल रहा था, और वो बात है आपकी 323 ईसा पूर्व की। कहने का मतलब ये है, जिस समय सिकंदर भारत आया था तो उस समय किसका शासन था? घनानंद का। और जिस समय सिकंदर भारत से वापस गया तो उस समय यहाँ किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इतनी बात हम कर चुके थे। आज जो हम बात करने वाले हैं प्रॉपर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य बताया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। इनकी जाति के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। कई जगह हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, और कई जगह देखा है तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। तो अनेक मतभेद हैं इसमें, तो हम उसके बारे में भी आज क्लियर कर लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को अगर पूछे ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार, ब्राह्मण ग्रंथ हम लिखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और एक है जैन ग्रंथ के अनुसार। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे पुराण रहे, आपके वेद रहे, क्या वेद रहे, पुराण है, आपका साहित्य है, तो इसके अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। क्या बताया गया है? शूद्र। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को जैन ग्रंथ के अनुसार एक क्षत्रिय बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन ग्रंथ के अनुसार क्या बताया गया है? क्षत्रिय। यहां से प्रश्न किस प्रकार बन सकता है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, अगर सीधा सीधा आए चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति से बिलोंग करते थे, तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए था कि वो शूद्र थे। अगर न ब्राह्मण ग्रंथ आए न जैन ग्रंथ आए, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए तो आपको आंसर क्या लगाना है? शूद्र थे। यदि आपका प्रश्न इस प्रकार से आता है कि बताइए ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की कौन सी जाति थी, तो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार आपको क्या लगाना है? शूद्र लगाना है। यदि स्पेशली पूछा जाए कि जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति से बिलोंग करते थे, तो आपको क्या लगाना है? क्षत्रिय लगाना है। उम्मीद है यहां तक का टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसका वध कर देते हैं? घनानंद का हत्या कर देते हैं। घनानंद की क्या कर देते हैं? यहाँ पर हत्या कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के एक सेनापति थे, मैंने आपको बताया था किसकी सहायता से हत्या की थी, वो थे चाणक्य। क्या नाम था उनका? चाणक्य। लेकिन सिकंदर तो भारत से वापस जा चुका था, लेकिन सिकंदर का एक थल सेनापति था जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? वो बताया था मैंने आपको सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर मैंने बताया था। सिकंदर के दो सेनापति थे, थल सेनापति और जल सेनापति।
थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था और जल सेनापति निर्याकस थे। उनमें से थल सेनापति यहाँ पर रह गया था और सिकंदर वापस चला गया था। थल सेनापति ये सोचकर रह गया था कि जब हम विश्व विजेता बनने चले हैं तो क्यों ना सिकंदर की जो इच्छा थी उसको पूरी करें। तो सेल्यूकस निकेटर जब यहाँ भारत में रह जाता है, जब सेल्यूकस निकेटर पंजाब जैसे अन्य क्षेत्रों के राजाओं को हराकर अपने साथ लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य पर साथ जब आक्रमण करने जाते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को और सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के जब बीच में युद्ध होता है तो इसमें भी किसकी विजय हो जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हो जाती है और सेल्यूकस निकेटर को बंदी बना लिया जाता है। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य इसको सजा सुनाने वाले होते हैं तभी चाणक्य की एंट्री हो जाती है। चाणक्य वही थे जिनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। वास्तविक नाम क्या था चाणक्य का? कई बार पूछा जा चुका है चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, तो आप बता दें हम आपको कि चाणक्य का जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। लेकिन यहां से आपको एक और प्रॉब्लम होने वाली है, वो क्या है वो समझिए। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो ना आपको आंसर विष्णुगुप्त करना है ना आपको चाणक्य करना है, वो आपका आंसर रहने वाला है कौटिल्य। क्या आंसर रहने वाला है आपका? कौटिल्य। क्योंकि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसकी रचना जो इन्होंने की है वो कौटिल्य नाम से की है, ना कि विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त नाम कहीं मिले। विष्णुगुप्त और क्या नाम मैंने बताया था, चाणक्य नाम आपको कहीं मिलने ही वाला नहीं है। किस नाम से इसकी रचना की है? कौटिल्य नाम से रचना की है। प्रश्न में 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में 3 नाम यही मिलेंगे, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। तो आपको क्या लगाना है? कौटिल्य आंसर लगाना है। चलिए देखते हैं आगे। अर्थशास्त्र जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, यहाँ से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है अर्थ मतलब, अर्थ का मतलब है संपत्ति पूंजी से, और शास्त्र मतलब अध्ययन करना। पूंजी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? अर्थशास्त्र में इन्होंने राजनीति का वर्णन किया है, यानी कि पॉलिटी का वर्णन जो किया है इन्होंने वो अर्थशास्त्र अपनी पुस्तक में किया है। यहाँ से बताया जाता है जैसे ही सेल्यूकस निकेटर को ये सजा देने वाले होते हैं तभी चाणक्य की क्या हो जाती है? वहां पर एंट्री हो जाती है, और एंट्री होने के बाद ये उसको रोक लेते हैं कि इसे अभी सजा मत दे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेनापति थे वो चाणक्य थे, उनकी बात भी माननी पड़ती थी उनको। लेकिन क्या था, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कर, सेल्यूकस निकेटर से कहा ऐसा कर अपनी जो पुत्री का विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दे। यहाँ पर भी एक लॉजिक है। सेल्यूकस निकेटर कहता है कि अपनी जो पुत्री है उसका विवाह किससे कर दे? चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेन। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी, पुत्री जिसका नाम क्या था? हेलेन। और चाणक्य क्या कहते हैं कि जो हेलेन है उसका विवाह किससे कर दीजिए? चंद्रगुप्त। तो क्या बताया मैंने? सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेन, और चाणक्य ने क्या कहा था कि हेलेन जो इसकी पुत्री है उसका विवाह किससे कर दे? चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पहले से ही प्रेम विवाह का योजना बनाए बैठे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो घनानंद था, कौन था? घनानंद। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो दुर्धरा से पहले से ही प्रेम करते थे, लेकिन अब चाणक्य भी कहने लगे कि हेलेन से शादी करनी है, उसकी भी बात कैसे टाल सकते थे? इनके प्रेम का क्या मतलब था कि जिस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य कुछ बच्चों के टोल में खेल रहे थे और बच्चे क्या करते थे कि इनके पास आते थे और न्याय कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाकर लाते थे, लेकिन प्रत्येक कहानी का न्याय करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। एक छोटे से बच्चे थे। तो उसी समय पर क्या होता है कि ये घनानंद की जो पुत्री थी दुर्धरा वो जंगल में आती है, और जिस टाइम चाणक्य इनको ले जाकर प्रशिक्षण दे रहे थे उस टाइम पर ये दुर्धरा जो है शिकार के लिए कहाँ आती है? जंगल में आती है। और उसी समय जो चंद्रगुप्त मौर्य थे
उनको ये नजर पड़ जाती है और इनसे प्रेम हो जाता है वहीं से। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम कब हुआ? सबसे ज्यादा प्रेम इनको जब हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेनापति थे, जो अब फिलहाल में सेनापति जिनका नाम चाणक्य है, इनके या फिर हम कह सकते हैं इनके गुरु जो थे चाणक्य को, ये घनानंद जो है चाणक्य बंदी बना लेता है और कहा जेल में डाल देता है। जो घनानंद था वो चाणक्य को बंदी बनाकर कहा अपने पास जेल में डाल देता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य इनको बचाने के लिए, जेल से निकालने के लिए घनानंद के दरबार में जाते हैं और वहीं से कैसे भी करके जो दुर्धरा थी वो इनको जैसे तैसे करके बचाती और जेल से बाहर निकालने में भी इनकी मदद करती है। लेकिन उनको भी, चंद्रगुप्त मौर्य को भी पता था कि चाणक्य किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं, किसकी सहायता से निकल सकते हैं, तो इसीलिए दुर्धरा को और ज्यादा अपनी ओर प्रेरित किया। तो इस तरह यहाँ पर इनका प्रेम होता है। लेकिन अब समस्या ये भी थी कि हेलेन से विवाह कैसे करना है। तो जब इनके सेनापति चाणक्य थे तो इनकी बात भी माननी थी। तो चाणक्य की कहे के अनुसार सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री हेलेन थी उसके साथ चंद्रगुप्त जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है दहेज का भी सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी तो कर ली, लेकिन चाणक्य ने कहा कि शादी ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगी, दहेज में भी कुछ चाहिए। और भारत जो था उस समय बहुत ही बिखरा हुआ था, भारत को भी अखंड करना था। अखंड का मतलब होता है कि जैसे अब फिलहाल की जो स्थिति है वो भारत अखंड भारत है, क्योंकि राज्यों के समूहों का एकजुट है। उस समय ऐसा नहीं था। कुछ राज्य पहले थे, 16 महाजनपद थे, मैंने आपको बताया 16 महाजनपद अलग अलग विभाजित थे, हर एक महाजनपद का एक अपना स्पेशल राजा हुआ करता था। लेकिन आज जो है पूरे देश का एक प्रधानमंत्री होता है। तो आज जो भारत है उसकी स्थिति कैसी है? अखंड भारत है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो दहेज में क्या मांगते हैं? 4 प्रदेश मांगते हैं। 4 प्रदेश कौन कौन से थे? कई बार पूछे जाते हैं। 4 प्रदेशों के नाम बताइए। एक का नाम था कांधार, एक प्रदेश था जिसका नाम था कांधार। कांधार वही कांधार है जिसे सिकंदर ने बसाया था, क्योंकि सिकंदर का नाम क्या था? अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर के नाम पर ही इसने अलेक्जेंड्रिया नामक शहर या कांधार को बसाया था। कांधार को अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है। दूसरा जो था उसका नाम था काबुल, तीसरा था मकरान, और चौथा जो प्रदेश था उसका नाम था हेरात। सेल्यूकस निकेटर से ये 4 प्रदेश दहेज के रूप में मांगते हैं, लेकिन वापस में क्या देते हैं? वापस में 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को वापस करते हैं। अपने पास से क्या देते हैं? 500 हाथी। कहते हैं बेटे खिलाते रहना। 500 हाथी, कहते हैं ना कि हाथी पास में रहता है, जब कोई काम का नहीं होता तो उसको खिलाने पिलाने के में बहुत खर्चा आता है, इसीलिए 500 हाथी अपने पास से दान में दे देते हैं। और 4 प्रदेश किससे? सेल्यूकस निकेटर से अपने लिए ले लेते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य कई बातों पर अमल करते हैं और शादी भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं। और क्या क्या होता है मैंने आपको बता चुका। तो यहां से आगे देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा किसने दी थी? ये कई बार पूछा जाता है। तो उनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, क्योंकि उस समय जैन धर्म कई वर्षों से चला आ रहा था, जिसके संस्थापक महावीर स्वामी थे। लेकिन उस समय पर आकर स्थिति बेकार होने लगी थी, तो इसी वजह से जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। एक जैन धर्म की 2 शाखा हुई। एक का नाम था श्वेतांबर और एक का नाम था दिगंबर। और यहाँ पे 2 ही गुरु रहे, जिसके नाम, एक का नाम मिलता है आपको स्थलबाहु। जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दी वो थे भद्रबाहु। जैन धर्म की जो शिक्षा दीक्षा दी वो कौन थे? भद्रबाहु। और यहाँ पर जो जैन धर्म था 2 भागों में विभाजित हुआ, इसका नाम श्वेतांबर, एक भाग दिगंबर।
श्वेतांबर भी जैन धर्म का हिस्सा था और दिगंबर भी जैन धर्म का हिस्सा था, लेकिन इनमें क्या अंतर था वो समझिए। श्वेतांबर का मतलब होता है कि श्वेत माने सफेद वस्त्र धारण करने वाले, सफेद वस्त्र धारण करने वाले। लेकिन ये तो बाद में बना, पहले क्या चल रहा था, दिगंबर टाइप से चल रहा था। जिस प्रकार से महावीर स्वामी नग्न अवस्था में रहा करते थे तो उसी प्रकार से ये चला रहा था। इसी वजह से यहाँ पर दो शाखाएं इसमें विभाजित हुई। दिगंबर का मतलब होता है नग्न, मतलब बिना वस्त्रों के, और यहाँ पर श्वेतांबर का क्या मतलब होता है, सफेद वस्त्र धारण करने वाले। तो जो व्यक्ति सफेद वस्त्र धारण करते थे वो तो श्वेतांबर शाखा के थे, और जो व्यक्ति वस्त्र धारण नहीं करते थे अर्थात नग्न अवस्था में रहा करते थे वो किस शाखा के थे, वो दिगंबर शाखा के थे। तो यहाँ से पूछा जाता है स्थलबाहु किस शाखा के प्रवर्तक थे और भद्रबाहु किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है इस स आ रहा है तो स से क्या देखते हैं, श्वेतांबर। तो स्थलबाहु किस शाखा के प्रवर्तक थे, वो थे श्वेतांबर शाखा के। और भद्रबाहु के बारे में पूछा जाए तो वो थे दिगंबर शाखा के प्रवर्तक। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनको शिक्षा दीक्षा भद्रबाहु ने दी, और इन्होंने अपने समय में कई युद्ध लड़े और बहुत सी विजय बयान भी इन्होंने प्राप्त किए। तो अंतिम समय में आकर ये जैन धर्म को अपना लेते हैं। ये जैन धर्म को अपनाकर ये श्रावण बेलगोला नामक स्थान पर चले जाते हैं। और ये जो स्थान है वो पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो अपने अंतिम समय में बोलते हैं इन्होंने बहुत सी विजय प्राप्त की, लेकिन अंतिम समय में ये कहा जैन धर्म को अपनाकर श्रावण बेलगोला कर्नाटक में चले जाते हैं। लेकिन कुछ हिस्से भारत के फिर भी इनकी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। कौन कौन से हिस्से थे वो, एक केरल और एक जो तमिलनाडु वाला हिस्सा आज जो पड़ता है, और जो उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनको छोड़कर, केरल और तमिलनाडु को छोड़कर, और एक उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। क्या नाम है, कलिंग। इसको छोड़कर इन्होंने सभी पर विजय। कलिंग को बताएंगे अशोक जिस टाइम पर आएगा उस टाइम पर कलिंग का भी वर्णन करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं कि कलिंग जो थे वो इसको विजित नहीं कर पाए थे। तो यहां से आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य श्रावण बेलगोला कर्नाटक में 7 सप्ताह उपवास रखने के बाद अपने प्राणों को त्याग देते हैं। कुछ भी न खाते हैं न पीते हैं और शरीर जर्जर हो जाता है और वहीं पर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था, तो वो था जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था, जैन धर्म। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के एक पुत्र हुए जिनका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के 2 पत्नियां थी, मैंने आपको बताया था, एक का नाम था हेलेन और एक का नाम था दुर्धरा। दुर्धरा जो घनानंद की पुत्री थी, और हेलेन जिन सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था, हेलेन था। लेकिन जो दुर्धरा थी इनके ही एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार जो थे वो किसके पुत्र थे, पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के तो थे, लेकिन हेलेन के थे या दुर्धरा के थे, तो बताना है आपको, दुर्धरा के थे बिंदुसार। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का जो खौफ था उसी प्रकार से बताया जाता है बिंदुसार को बताया जाता है इनका नाम सिंह सेन भी इनको मिला था। इनका नाम क्या भी मिलता है, सिंह सेन भी इनका नाम मिलता है। इनके नाम का भी इतना खौफ हो गया, जो आसपास के राजा थे वो इनके केवल नाम से ही डरते थे। वैसे ये थे कुछ नहीं, लेकिन इनके नाम से ही इतने डरने लगे। तो इसी प्रकार से एक राजा था जिसका नाम था हिम्पेटिकस। क्या नाम था उसका, हिम्पेटिकस। तो ये उसके पास एक पत्र भेजते हैं कि या तो तू हमें जो हमारी मांगे हैं उसको पूरी कर, नहीं तो उस पर आक्रमण कर देंगे। वो राजा हिम्पेटिकस जो था वो इसका नाम सुनता है, और जैसे ही नाम सुना बिंदुसार तो तुरंत वो उसके आत्मसमर्पण कर देता है, कहता जो आप चाहोगे वही होगा। लेकिन पता था अगर युद्ध लड़ता तो हार जाता, लेकिन उस समय इसका इतना खौफ था केवल नाम से ही ये चलता था। तो इसने 3 इच्छाएं अपनी मांगी, 3 मांगे अपनी इच्छा के रूप में उसके सामने रखी। वो 3 इच्छाएं क्या क्या थी, तो उस समय ईरान वाले क्षेत्र में
मीठी शराब बहुत चलती थी। क्या चलती थी? मीठी शराब, मीठी शराब। और बेचारा मांगता भी क्या क्या मांगी? मीठी शराब और सूखी अंजीर, सूखी अंजीर। और तीसरी मांग जो थी वो थी इसकी दार्शनिक, दार्शनिक जो फिलोसफर होते हैं, इसने वो 3 चीजें मांगी, क्योंकि भारत में दार्शनिक थे ही कहाँ। इसने 3 चीजें मांगी, मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक। जैसे पहले ऊंट गाड़ी वगैरह से इसने भारत के लिए मीठी शराब भेज दी। दूसरी थी सूखी अंजीर। सूखी अंजीर भी बहुत हुई थी, सूखी अंजीर वहां पर बहुत होती है, तो इसीलिए उसने सूखी अंजीर की जो मांग थी वो भी उसने पूरी कर दी। लेकिन बात आई दार्शनिक। दार्शनिक एक पुरुष होता है, ये श्योर है। और पुरुष का मतलब है ये दे रहा है गिफ्ट के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं यदि हम किसी को गिफ्ट दें तो उस पर उसका पूरा हक हो जाता है। लेकिन दार्शनिक जब ये गिफ्ट में देता तो इन पर उसका पूरा हक हो जाता, एक तरह से उसकी गुलाम बन जाते। लेकिन वहां पर जो ईरान में थी वो दास प्रथा बिल्कुल बंद थी। इसने कहा बेशक आप कुछ कीजिए लेकिन हम आपको दार्शनिक जो है नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जहाँ दास प्रथा बिल्कुल बंद है और हम आपको गिफ्ट देंगे उसका मतलब होता है कि हम उनका जो अधिकार है आपका उन पर पूरा हो जाएगा, इसीलिए हम वो आपके दास बन जाएंगे, इसीलिए हम आपको दार्शनिक नहीं दे सकते। तो पूछा जाता है कि जो बिंदुसार था उसकी कौन सी मांग को पूरा नहीं किया गया था, तो उसने कौन सी मांग पूरी नहीं की थी? दार्शनिक वाली मांग पूरी नहीं की थी। चलते हैं आगे, समझते हैं क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो बिंदुसार था इसका एक पुत्र हुआ। वैसे बिंदुसार जो था इसके समय पर भी सेनापति कौन था? चाणक्य ही था। कौन था? चाणक्य। और मैंने बताया था चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को ये पढ़ता रहता था कौन? बिंदुसार। बिंदुसार भी चाणक्य नीति को पढ़ता रहता था। इसने इसमें क्या पढ़ा? अर्थशास्त्र में इसने पढ़ा कि धरती पर जो पुरुष होते हैं और पुरुष और महिलाओं का जो काम होता है, एक पुरुष कितनी भी महिलाओं से शादी कर सकता है। पुरुष जो है कितनी भी महिलाओं से क्या कर सकता है? शादी कर सकता है। और एक महिला का काम तो केवल बच्चे बनाने का है। इसका मतलब ये है कि बिंदुसार का जो पुत्र था उसका नाम मिलता है आपको, जो मेन इंपोर्टेंट, एक का नाम था सुशील और एक पुत्र था जिसका नाम था अशोक। जो इसने चाणक्य नीति थी उसको फॉलो किया था। बताया जाता है बिंदुसार ने 53 विवाह किए थे, 53 लड़कियों से शादी की थी। और कितने पुत्र थे? 100 पुत्र बताए जाते हैं हिंदी इतिहास के अनुसार, और बिंदुसार के 103 बताए जाते हैं ग्रंथों के अनुसार। तो इसने कितने पुत्र पैदा किए? 100। ज्यादातर हम जो पढ़ते हैं वो 100 पुत्रों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन 100 पुत्रों के बारे में पढ़ नहीं सकते। जो मेन इंपोर्टेंट है वो है सुसीम और अशोक। जिस टाइम पर तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, तक्षशिला में एक विद्रोह होता है, उस समय तक्षशिला में जो शासन था वो अशोक को बना रखा था यहाँ का गवर्नर। जो इसका छोटा बेटा था अशोक, इसको यहाँ पर गवर्नर बनाया रखा था। और तक्षशिला में विद्रोह होता है और विद्रोह होने पर ये अशोक उस विद्रोह को दबा देता है। विद्रोह को जैसे ही दबा देता है तो अशोक का नाम बढ़ चढ़ के आने लगा। तो इसका जो पिता था बिंदुसार, अशोक का पिता कौन था? बिंदुसार। इसको 2 जगह का गवर्नर बना देता है, एक उज्जैन का और एक मालवा का। उज्जैन का और कहाँ का? मालवा का। ये वही उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कई बार पूछा जा चुका है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। चलिए देखते हैं, जब ये यहाँ पर उस विद्रोह को दबा देता है अशोक, तो इसका नाम बढ़ चढ़ के आने लगा। और बढ़ चढ़ के जैसे ही आने लगा तो इसने एक की बजाय 2 राज्यों का गवर्नर बना दिया, उज्जैन का और मालवा। उज्जैन का गवर्नर और मालवा दोनों जगह का गवर्नर अशोक बन जाता है। और जो तक्षशिला में पहले गवर्नर अशोक था, उस जगह पर किसे? इसके बड़े भाई सुसीम को गवर्नर बना दिया जाता है। जो इसका भाई बड़ा सुसीम था इसको गवर्नर बना देता है, कहाँ के? तक्षशिला का गवर्नर बना देता है इसका पिता बिंदुसार जो था।
तो जैसे ही तक्षशिला में अब शासन किसका हो गया, सुसीम का। लेकिन वहां की जो जनता थी वो उससे खुश नहीं थी। खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि ये उस प्रकार से जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था जिस प्रकार से पहले अशोक जो था। तो इसी प्रकार यह अयोग्य शासक घोषित होता है और अशोक कहता भी है कि भाई तुम हट जाओ, मैं शासन यहाँ पर भी कर लूंगा, लेकिन वो नहीं मानता है। तो पूछा जाता है जिस प्रकार से अशोक सुसीम जो था उसी प्रकार से इसके और जो 98 भाई बचे हुए थे, बताया मैंने 100 भाई थे, 98 और थे और 2 ये भाई थे। तो अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बनता है। कहाँ का, वो बनता है पाटलिपुत्र का। जो अशोक जो था वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बनता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल जो हम स्पेशल बात करने वाले हैं वो एक स्पेशल टॉपिक रहेगा जिसका नाम रहेगा सम्राट अशोक, इसीलिए अशोक को महान भी कहा जाता है। तो जितनी भी बातें अशोक के बारे में रहेंगी वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जिससे हमें भी आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। और कोई भी अगर डाउट बनता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।